हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। राइट ऑन द हेडिंग कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? आई थिंक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस करे थे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करे थे ना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कस कर लिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डिस्कस कर लिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डिस्कस कर लिया था, गेल-लुसाइस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लास्ट एवोगैड्रोस लॉ। दो क्लासेस का जोड़ के बता दिया। लास्ट क्लास में तो हमने एवोगैड्रोस लॉ पे अच्छे से डिस्कशन करा है। अब आप हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। ठीक है, तो इधर हम डेंसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इधर हम डेंसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होगा रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। डेंसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक है एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है, और दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है जी, हम डेंसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी सुनते ही आपको कुछ समझ में आना चाहिए भाई। रिलेटिव डेंसिटी वर्ड जैसे ही आप लोग सुनोगे तो कुछ तो दिमाग में आना चाहिए। अरे रिलेटिव वर्ड तो यूज हो रहा है अरे रिलेटिव वर्ड तो यूज हो रहा है, तो रिलेटिव का मतलब किसी से कुछ रिलेशन होगा, कुछ रिलेट कर रहे होंगे। देखो एब्सोल्यूट डेंसिटी बेसिकली क्या होता है? सिंपल डेंसिटी होता है, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, मास अपॉन वॉल्यूम। सिंपल डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी, यही सिंपल फॉर्मूला है एब्सोल्यूट डेंसिटी के अंदर। तो यूनिट क्या क्या बनेगी बता सकते हो आप लोग मुझे? यूनिट ऑफ डेंसिटी, आप लोगों ने एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम पढ़ लिया है? ये तो पढ़ लिया होगा ना फिजिक्स के अंदर। तो जरा बताना यूनिट ऑफ डेंसिटी एमकेएस सिस्टम के अंदर। ये समझते हो एमकेएस क्या? एम का मतलब, के का मतलब, एस का मतलब, तो बताओ यूनिट। अब एमकेएस सिस्टम में डेंसिटी की यूनिट बताओ आप यार। अब तो बता दो, मीटर, या आप लोगों ने मुझे बता तो दिया ये मीटर में है। अच्छा, मास किस में होता है? इसके अकॉर्डिंग मास केजी में रखेंगे, तो ऊपर रख दो केजी, और नीचे चाहिए मुझे वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। कितना सिंपल तो है, आप लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है ना। डेंसिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी और भाई बोलो रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी के अंदर डेंसिटी को सिंपली हम किसके इक्वल रख रहे हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। और फिर मैंने उसके बाद यूनिट बताई सॉरी, यूनिट बताई एमकेएस सिस्टम के अंदर क्या बन रही है? केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं सीजीएस सिस्टम के अंदर बताऊं तो सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, तो क्या होनी चाहिए? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और याद है मैंने वाटर टैंक वाला एग्जांपल लिया था एक बारी। वाटर यार पढ़ाया है आप लोगों को मैंने, वाटर टैंक वाला एग्जांपल पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने प्रूव कर दिया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ग्राम पर ml? अरे अभी तो मैंने आप लोगों को बोला, आप लोग अभी की बातें भी नहीं सुनते। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml, तो इधर क्या हो जाएगा? ग्राम पर ml। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी खत्म हो गई। ठीक है, अब चलते हैं रिलेटिव डेंसिटी के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब रिलेटिव डेंसिटी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए पार्ट, जिसके अंदर ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सॉलिड और लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है जिस सब्सटेंस की आप डेंसिटी निकालना चाहते हो, उस डेंसिटी को, उस सब्सटेंस की डेंसिटी को न्यूमरेटर में रखो, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है,
रिलेटिव डेंसिटी हमें डिस्कस करना है। रिलेटिव डेंसिटी के अंदर आप दो डेंसिटी लोगे इसका मतलब, ठीक है। तो देखो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन, वन यहां लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी के अंदर हम दो सब्सटेंस की डेंसिटी का रेशियो निकालते हैं। जिस सब्सटेंस की आप रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हो उसको ऊपर रखो, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो उस सब्सटेंस की डेंसिटी नीचे रखो। अगर क्वेश्चन में दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं दे रखी है, कोई डिस्कशन नहीं कर रखा है, तो आप वाटर की डेंसिटी रखोगे। अगर क्वेश्चन के अंदर दूसरे सब्सटेंस को डिस्कस कर रखा है तो ओके, नहीं डिस्कस कर रखा है तो किसकी डेंसिटी रखोगे? वाटर की डेंसिटी रखोगे, वो भी किस टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैं यहां चेंज कर देता हूं उसको। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। और इसका एक स्पेशल नाम है, इस रिलेटिव डेंसिटी का एक स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है जी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है जी। पक्का क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ठीक है। दोबारा सुन लो, आज हमने एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करा है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। आप लोगों ने वेपर डेंसिटी तो ज़रूर सुना होगा। वेपर डेंसिटी नहीं सुना आप लोगों ने? अरे स्कूल में नहीं पढ़ते हो आप लोग? वेपर डेंसिटी भी एक टर्म होती है जो इसी से ही निकल कर आएगी, यहीं से ही पढ़ने को हमें मिलेगी। तो कभी कभार क्या होता है, हमें वेपर डेंसिटी दे दिया जाता है और उसको यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बोला जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग पीछे क्लासेस का पढ़ के नहीं आ रहे हो। सही बोला ना? क्योंकि आप लोग, आपके फेसेस ऐसे नज़र आ रहे हैं कि सर क्या बता रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा कुछ। नहीं पढ़ कर आए हो ना? कोई भी पीछे क्लासेस तो कोई भी पढ़ के नहीं आया। सही बोला ना मैंने भाई? गलत बात है भाई, ये ना मेहनत ख़राब हो जाती है। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पिछले टॉपिक से रिलेट करेंगे। आप पिछले टॉपिक नहीं पढ़ कर आओगे, आपको प्रॉब्लम होगी। अब मुझे आपको पुरानी बातें याद दिलाने में इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है कि ऐसे पता नहीं क्या हो गया। सॉरी, हमने नया टॉपिक स्टार्ट करा है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। डेंसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ये जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है ये सॉलिड्स के लिए भी एप्लीकेबल है, फॉर सॉलिड, फॉर लिक्विड एंड गैस, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। एब्सोल्यूट डेंसिटी के अंदर हम कोई रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट नहीं करते हैं, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को एब्सोल्यूट डेंसिटी बोल दिया गया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। फिर मैंने आपको डेंसिटी की यूनिट बता दी, एमकेएस सिस्टम में बताई केजी पर मीटर क्यूब, सीजीएस सिस्टम में बताई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मैंने आपको बता दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है जी। फिर हम चले रिलेटिव डेंसिटी की तरफ। अब रिलेटिव डेंसिटी के अंदर हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस होगा सॉलिड और लिक्विड के लिए, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी के अंदर हम दो सब्सटेंस की डेंसिटी को डिवाइड करते हैं। कितने सब्सटेंस की डेंसिटी को डिवाइड करते हैं? आवाज़ नहीं आई। दो। जिस सब्सटेंस की आप रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हो उसको न्यूमरेटर में रखो, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस या सब्सटेंस 2। अगर क्वेश्चन में वो दूसरा सब्सटेंस मेंशन कर रखा है तो ओके, नहीं मेंशन कर रखा आप खुद से वाटर लोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर लोगे खुद से, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर हो गया भाई? 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। लिखा तो है 4, बोला भी मैंने यही है, 4 बोला है, 4 बोला है, फिटनेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर,
डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। चलो जी, ये डन हो गया। ठीक है, ये कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है कुछ आपको? ये पक्का समझ आएगा। आगे बढ़े भाई। देखो, ये रिलेटिव डेंसिटी चल रहा है, ये भी ध्यान रखना भाई। मेरे पास बोर्ड के नीचे जगह नहीं है कि मैं नीचे चला जाऊँ, तो यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। अब हम देखेंगे गैसेस के लिए। फॉर गैसेस के अंदर भी यही है, डेंसिटी। अब गैस के बारे में बात कर रहा हूं, तो वहां सब्सटेंस लिखा था मैंने। सब्सटेंस के अंदर सॉलिड भी कंसीडर हो गया, लिक्विड भी कंसीडर हो गया। यहां पे गैस है, तो मैं यहां लिखूंगा डेंसिटी ऑफ गैस 1 एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2 एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप देख लो पहले, बाद में लिख लेना, 1-2 मिनट ही लगेंगे। हम रिलेटिव डेंसिटी डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, 2 डेंसिटीज को डिवाइड करेंगे, तो वो तो कवर हो चुका है मेरा। अब इधर चल रहे हैं। क्या लिखा है? डेंसिटी ऑफ गैस 1, जिस गैस की आप रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हो उसको न्यूमरेटर में रख दो, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2 एट दूसरी गैस की डेंसिटी और उस गैस का टेम्परेचर प्रेशर। ठीक। अगर डिनोमिनेटर वाली गैस मतलब गैस 2 अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो ओके बोल देगा वो क्वेश्चन के अंदर, और नहीं दे रखी हो तो उस केस में आप हाइड्रोजन लोगे। कौन सी गैस लोगे? हाइड्रोजन। तो मैं इसको बदल रहा हूं, डेंसिटी ऑफ गैस 1 at any temperature and pressure divided by density of hydrogen gas at any temperature and pressure। बोलो जी, क्लियर है? जैसे गला खराब हो रहा, जैसे यहां पे मैंने इस रिलेटिव, सुनो मेरे भाई, जैसे मैंने इस रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया, इन अ सिमिलर वे इस रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग बोलेंगे वेपर डेंसिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वेपर डेंसिटी। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में वीडी। अगर आपने ये चैप्टर ठीक से भी पढ़ा है ना, तो इससे मुलाकात आपकी हुई होगी। अगर चैप्टर ठीक से भी पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो मैंने करवा दी मुलाकात। ठीक है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो, एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो गैस 1 है और नीचे गैस 2 है, ये दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो एक बात बताओ, आप लोगों ने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था। एवोगैड्रोस लॉ के अंदर आपने क्या पढ़ा था? अगर 2 गैसेस का वॉल्यूम सेम है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाते हैं। मतलब 2 गैसेस ले ली, दोनों गैस का वॉल्यूम भी सेम, दोनों गैस का टेम्परेचर भी सेम, दोनों गैस का प्रेशर भी सेम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम। जरा इधर बताने एक बारी, गैस 1 कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, गैस 2 इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, यानी कि इन दोनों का वॉल्यूम भी बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट नहीं, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वेपर डेंसिटी, इस वाली गैस पे मैं मास अपॉन वॉल्यूम लगा दूं, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, और ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर है। मेरे भाई बोलो ना, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस। अभी मैं फिलहाल हाइड्रोजन गैस का मास लिख देता हूं, यहां MH2 लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय VS2 लिख लो बेशक अगर लिखना हो, और कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये गैस 1 है, ये गैस 2 है, इस गैस का जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इस गैस का भी है, इस गैस का जो भी प्रेशर है वो प्रेशर इस गैस का भी है, तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम हो जाता है। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ के अंदर क्या पढ़ा था? इक्वल
वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसा ही कुछ पढ़ा था। अगर आप दो गैसेस लोगे, दोनों गैसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों गैसेस का प्रेशर कांस्टेंट है, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल हो जाएंगे, बशर्ते दोनों का वॉल्यूम बराबर हो। एक मिनट, कंप्लीट होने वाला फिर पूछना। ठीक है, तो मैंने पहली वाली गैस में फॉर्मूला लगाया डेंसिटी का मास अपन वॉल्यूम, दूसरे वाले गैस पे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया मास अपन वॉल्यूम। इधर भी टेम्परेचर कांस्टेंट, इधर भी टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब दोनों गैस का टेम्परेचर बराबर, दोनों गैस का प्रेशर बराबर, तो दोनों गैस का वॉल्यूम भी बराबर। कैंसल। नहीं समझ आया? दो डिफरेंट गैसेस है, एक गैस वन है, मुझे नहीं पता, वो कोई सी भी हो सकती है। दूसरी गैस हाइड्रोजन है। मैंने क्यों बोला हाइड्रोजन? मैंने इधर बताया था। अगर क्वेश्चन में गैस टू बोल रखा है, बता रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ओके, नहीं दे रखी तो आप कौन सी यूज करोगे? हाइड्रोजन। सुनते जाओ 2 मिनट। नहीं यूज करोगे तो हाइड्रोजन। दोनों गैस का टेम्परेचर सेम, दोनों गैस का प्रेशर सेम, तो मेरे भाई वॉल्यूम भी तो सेम हो जाएगा। पिछली क्लास में पढ़ाया था। अरे एक बात बताओ, वॉल्यूम सेम तो मॉलिक्यूल सेम, मुझे मॉलिक्यूल यूज ही नहीं करना। दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम, ये मानते हो? टेम्परेचर प्रेशर दोनों का सेम है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया। एवोगैड्रोस लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डेफिनेशन खोल के देखो। तो मुझे मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना ना, मुझे तो वॉल्यूम से मतलब है। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर हो गया, काट दिया। टेम्परेचर प्रेशर वैसे यहाँ कहीं यूज हुआ नहीं, बट मैंने मेंशन करके दिखाया है कि दोनों में टेम्परेचर बराबर है, दोनों में प्रेशर बराबर है। बस अब खत्म हो गया। मोलर मास ऑफ पहली वाली गैस मुझे नहीं पता है। मोलर मास ऑफ H2 क्या होता है? मोलर मास ऑफ H2, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया m/2। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जी। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे यूज होगा ये। एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि अगर आप दो गैसेस लोगे, दो कोई सी भी गैस, नेचर ऑफ गैस से हमें कोई मतलब नहीं, दो कोई भी गैस लो, दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों का प्रेशर सेम, तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा, वॉल्यूम सेम, दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर हो जाएंगे। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया मैंने। दोनों गैस का टेम्परेचर सेम रखा, दोनों गैस का प्रेशर सेम रखा, दोनों गैस का वॉल्यूम भी बराबर हो गया। फिर क्या आ जाएगा? पहली वाली गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाय दूसरी वाली गैस का मोलर मास, और दूसरी वाली गैस कौन है? H2 है, उसका मोलर मास 2, यानी कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया m/2। बोलो भाई। करवा रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन में टेम्परेचर भाई सब तो लगेगा ही नहीं है, फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, फिर तो बनेगा ही नहीं है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m/2। क्वेश्चन लिखो। हाँ, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। सुनो भाई, ये अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला, दिमाग से स्किप हुआ है मेरे। भाई इसकी डेंसिटी की यूनिट जो भी होगी, लेट्स से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट कैंसिल, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ लिख सकते हैं एक पॉइंट हम, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। अब क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। दूसरी गैस मेंशन करिए, तो कौन सी लेंगे? हाइड्रोजन। तो सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अभी देखते हैं। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस।
ठीक है, अभी देख लेते हैं दूसरी गैस, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं कर रखे हैं तो दूसरी गैस हम हाइड्रोजन लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन लेंगे फॉर्मूला सीधा सीधा सामने लिखा हुआ है। तो मोलर मास ऑफ SO2 तो आपको निकालना पड़ेगा। सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन है 2, ये तो आ गया 64। फिर वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, दैट इज 64 अपॉन 2, कितना आ गया 32। यूनिट लेस होगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 32। लेक्चर नंबर 7 के अंदर एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है जो आप लोगों ने भी नहीं बताई मुझे, ठीक है। तो उस लेक्चर के क्वेश्चन को, लेक्चर नंबर 7 के क्वेश्चन को हम संडे को दोबारा से करेंगे, संडे को ही देखेंगे। सुक्रोज वाला क्वेश्चन था एक, ठीक है। आई थिंक नंबर ऑफ एटम निकालने वाला क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एटम, लेक्चर नंबर 7 का, 7वीं क्लास थी हमारी उस चैप्टर की, उसमें मिस्टेक हुई थी। तो आप में से किसी ने भी नहीं बताया मेरे को, उसको संडे को करेंगे कवर दोबारा से, ठीक है। आगे बढ़े भाई, आया समझ में कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 with respect to CH4। अब बताओ दूसरी गैस मेंशन्ड है, तो अब मेरा ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला। कौन सा लगेगा? मास अपॉन मास वाला, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी के अंदर ऑटोमेटिकली दोनों गैसेस का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सेम होता है। सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, H2 की जगह CH4 होगा। करो, देख लेते हैं। 64/16, हाँ पहले से आता है क्या आपको? है अच्छा। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH4। अब क्वेश्चन में दूसरी गैस मेंशन करी है उसने। SO2 का मास तो हमने निकाल लिया है 64, CH4 का होता है 16, कितना आ गया? आंसर को बॉक्स से बंद करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तुमको आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया। देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सैंपल, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सैंपल containing 5 moles of O2, containing 5 moles of O2 and 5 moles of N2। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। जो कर पाएगा मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग 5 moles of O2 and 5 moles of N2। N2 मीन्स डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस, विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस, विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस। चलिए करें, विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस। किटकैट क्वेश्चन है, किटकैट क्वेश्चन, किटकैट क्वेश्चन है ये। हाँ जी आगे बढ़े। ड्रॉप कर दो आप, गिव अप कर दो तो मैं कराऊं बोर्ड पर। जो इस क्वेश्चन को कर देगा किटकैट है उसे। जो इस क्वेश्चन को कर देगा किटकैट है उसके लिए। डन। हीलियम 4 होता है ना? हीलियम 4 होता है ना। एटॉमिक नंबर 2 हाइड्रोजन हीलियम, मास आपका चाहिए वहाँ पे 4, एटॉमिक मास आई मीन चाहिए 4। 2 मिनट का टाइम है, मैंने 38 पे बोला था, 2 मिनट हो गए हैं। 75 रॉन्ग।
आपकी किटकैट चली गई भाई, सॉरी। हाँ जी, डन। गिव अप कर रहा है कोई? जल्दी से बता दो, मैं बोर्ड पे तभी जाऊँ। गिव अप कर दिया, गलत, रॉन्ग। हाँ तो फिर रॉन्ग बोलते ही आपका चांस चला जाएगा, आंसर रॉन्ग बोलते ही चांस चला जाएगा। और ये बहुत ईजी है, तुम खुद बोलोगे अबे यार ये था। वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। चलो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, इतना टाइम, 2 मिनट का टाइम तो ख़त्म ही हो गया। चलो जी, गिव अप हो गया ऑटोमेटिकली, गिव अप हो गया। अब किटकैट तुम खिलाओगे मुझे। क्वेश्चन दिखाओ। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। सुनना, आपके मुंह से ही आंसर निकलेगा। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सैंपल। एक सैंपल दे रखा है आपको, सुनो जी, आपको सैंपल दे रखा है। सैंपल के अंदर 5 मोल्स ऑफ O2 और 5 मोल्स ऑफ N2 है। 2 गैसेज है। तो जब 2 गैसेज होती है तो उसका मास क्या निकालोगे आप लोग? 2 गैसेज होती है, कुछ निकालना सिखाया था। जब 2 आइसोटोप्स होते तो आप लोग क्या निकालते थे? एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ 2 सैंपल के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स है, तो क्या निकालोगे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। दूसरी गैस दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू हीलियम, ये हीलियम का सिंबल है। ये लिख रही, पहले आपने ये लिख लिया, मैंने कॉपी मांगी तो आप लिख रहे थे ये। देखो अब की बार क्या हुआ, आपको सैंपल पकड़ाया गया है और सैंपल के अंदर कौन कौन सी गैसेस है बताना मुझे एक बारी। O2 है और N2 है। O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? वो भी 5 है। इसका मोलर मास अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 32। इसका मोलर मास अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 28। ठीक है जी। पहले आप लोग इसका एवरेज, अरे फॉर्मूला वही है भाई, फॉर्मूला यही है, कहाँ गया? यही है फॉर्मूला। बस फर्क क्या है, जो ऊपर इस बार दे रखा है वो मिक्सचर पकड़ा दिया भाई। ऊपर हर बार क्या होता था? सिंगल गैस होती थी। अब की बार मिक्सचर पकड़ा दिया, तो मिक्सचर ऑफ गैस के लिए आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, अब बचा नीचे। नीचे इसने गैस पकड़ाई है हीलियम। तो इसमें क्या डिफिकल्ट था क्वेश्चन के अंदर? था डिफिकल्ट? मैंने कहा था ना आपको पता, बस क्लिक नहीं हुआ आपको। तो देखो मोलर मास, सॉरी एवरेज मोलर मास निकालते हैं पहले। एवरेज मोलर मास निकालते हैं पहले। और एवरेज मोलर मास के लिए आप लोगों को क्या सिखाया था? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास निकालेंगे 5 × 32। सही बोल रहा हूं? हाँ डायरेक्ट लिख लो, कोई इशू नहीं है। मैं तो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ना, ताकि चीज़ें समझ में आए। मास कैसे निकाल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मुझे गिवन मास निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो? मोलर मास से। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। आ गया टोटल मास। पहली वाली गैस का मास प्लस दूसरी वाली गैस का मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स के लिए दिस प्लस दिस, 5 + 5 दैट इज 10। ये कितना आया? सॉल्व करा किसी ने? अबे ये कितना आया है? नीचे तो 10 आ जाएगा। 5 × 2 = 10, 1 5 3 = 15 16। ठीक है, ऊपर 300 आ रहा है, नीचे आ गया 10, ये आ गया 30। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आया। ठीक है, मेरे को जान दो ना, आगे जान दो ना मेरे को। एवरेज मोलर मास आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला, बस यहाँ पे अब m ना लिख के क्या लिखेंगे? एवरेज मोलर मास। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज मोलर मास। दूसरी गैस इसने दी हुई है हीलियम, तो मोलर मास ऑफ हीलियम। एवरेज मोलर मास इज 30, हीलियम का मोलर मास इज 4, 7.5। तो ये क्वेश्चन इजी था, बस आप लोगों को क्लिक नहीं हुआ। और इसका एक ही रीज़न है, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे। तो कोई नहीं, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपके पेरेंट्स को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक है, मुझसे बात करने की। ठीक है, आया समझ में? उतारो फटाफट से। अगला क्वेश्चन कर दोगे किटकैट।
इजी है इस अब क्यों सेम कॉन्सेप्ट में थोड़ी ना किट कैट दूंगा मैं, ऐसा तो मैं लूटे जाऊंगा। तुम सारे कर दोगे इसको, जैसा क्वेश्चन दिया सारे ही कर दोगे। 8 × 40। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन गिरा किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। बोले 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस। ये भी किट कैट क्वेश्चन है, ठीक है जी। 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस, 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस। गैस हमें नहीं पता है बट उसका मास दे रखा है। अननोन गैस occupies 5.6 लीटर एट STP। STP याद आ गया? कैलकुलेट वेपर डेंसिटी। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। तो देखो दूसरी गैस नहीं बताई है तो हाइड्रोजन है। चलो हिंट दे दिया है, किट कैट क्वेश्चन है। अगर STP पता आपको, STP सुन लो मैं बताता हूँ। STP का मतलब होता है 1 मोल की गैस STP पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ये एक हिंट है। STP आपने पढ़ा नहीं होगा, ये पिछला कॉन्सेप्ट यूज होगा इसके अंदर, बट कोई नहीं मैं करा दूंगा, आप ट्राई करो। किट कैट क्वेश्चन है जी। चलो करो, देखते हैं। आपको पहले भी सिखाया था, कैलकुलेशन वहीं किया करो। किट कैट के चक्कर में क्या स्पीड बढ़ जाती है। नहीं हो रहा गई किट कैट। जो आप इस क्वेश्चन में कर दो, जो बोलो मैं खिला दूंगा। कितना? नहीं हो रहा। इसमें STP का एक पुराना कॉन्सेप्ट यूज होगा। कोई एब्सेंट है आज? हाँ जी, कोई एब्सेंट है आज? कोई एब्सेंट आज क्या? कराऊं? हिंट दे तो दिया है। वे 1 मोल की कोई भी गैस STP पे 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। आंसर क्या है? वेपर डेंसिटी ना 32। ये क्या लिखा हुआ है आपने? ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है, ये इसके बाद नहीं समझ आया सर। यहाँ पे सर ये समझ आ गया यहाँ तक। ये क्या है? ये N इज इक्वल टू ये नंबर हम बोल सर 1/4। 1/4 कहाँ से आया? सर यहाँ से। अच्छा यार, तो लिखा करो ना, इक्वेशन वगैरह तो मेंशन किया करो ना।
तो दोबारा आपने इसको लिखा है यहाँ पर, उसके बाद एवरेज निकाला, नॉर्मल एवरेज मेरा सेम ही है। नहीं गलत है, ये स्टेप गलत ये है, स्टेप गलत है, ये यहाँ पे गलत तो पूरा हुआ गया। ये स्टेप गलत ये है। तो सर आ तो कह रहा सर। अब वैसे 39 तक क्यों, 32 आ गया है। नहीं, उसके बीच में स्टेप गलत है, ऐसे नहीं होता। आपको सारे स्टेप देखो, मुझे किटकैट देने में प्रॉब्लम नहीं है। किटकैट के लिए इतना दंगा मचा रहे हो। सुनो सुनो, बीच में स्टेप तो सही हो आपके, स्टेप वो गलत है, वो स्टेप आपका नहीं समझ आ रहा, वो गलत है वो स्टेप। इनका स्टेप सही है। एक बार दोबारा दिखाओ, देखते हैं दोबारा आपका। ये क्या करा आपने, ये समझ नहीं आ रहा, करा क्या है ये आपने। एवरेज मोलर मास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एवरेज मोलर मास की रिक्वायरमेंट तो तब होगी ना जब दो गैसेस प्रेजेंट हो। तुमको किटकैट का रैपर दे देंगे। नहीं, नीचे आपने स्टेप सही लिखा हुआ है, मेंशन नहीं कर रखा। देखो 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 करा रहे हैं, इधर देखो, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस, कोई गैस है अननोन है, नहीं पता मुझे, उसका गिवन मास आपको दे रखा है, ठीक है। यानी कि अननोन गैस का मोलर मास तो मुझे नहीं पता। आगे देखो और क्या लिखा हुआ है, ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट STP। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। याद आया? और ऊपर आपका वॉल्यूम दे रखा है 5.6, तो इधर आ गया 5.6 बाय 22.4। इतना समझ आया? इतना समझ आया? पहली इक्वेशन ये समझ आ गया। ये फॉर्मूला है कि वॉल्यूम दे रखा हो गैस का STP पे, लीटर में हो बट, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। गिवन मास भी तो दे रखा है, गिवन मास दे रखा है ना गैस का, मोलर मास मुझे नहीं पता। तो अगर मैं दोबारा से नंबर ऑफ मोल्स निकालूँ तो गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास 16 है, मोलर मास मुझे नहीं पता, ठीक। ये इक्वेशन 2, भाई दोनों नंबर ऑफ मोल सेम ही तो है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों इक्वल हो गए। 5.6 22.4 इज इक्वल टू 16 अपॉन m। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 16 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 5.6, ये एटॉमिक मास आ गया। जो भी गैस है उसका, सॉरी एटॉमिक मास नहीं, जो भी गैस है उसका मोलर मास। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। दूसरी गैस तो मेंशन नहीं कर रखी, यानी कि हाइड्रोजन होगा। और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। मोलर मास ये रहा, 16 इंटू 22.4 बाय 5.6 बाय 2, कैंसिल कैंसिल 8 हो जाएगा। 8 इंटू 22.4 बाय 5.6 कितना आ रहा था? 5.6 ठीक है, गलत है कोई, दिखाओ। ये क्या अभी सही करा है? ये अभी सही करा है? एक 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 किटकैट इंसान को क्या से क्या करवा देती है। सिर्फ 10 रुपए वाली किटकैट के ऊपर ही सब कर रहे हो आप। बात चैलेंज की है। एक और दो। चलो अगला क्वेश्चन, समझ आ गया? ये फॉर्मूला बस, अगर ये फॉर्मूला आपको पता होता तो कर जाते हैं। आगे बढ़े भाई, डालो हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ। हाँ बोल तो दिया, मिलेगी एक और दो। अच्छा हाँ, www.sapnemutdekho.com विजिट कर लो, लिखो डिटर्मिनेशन। यू कैन विजिट www.sapnemutdekho.com, आपको बहुत कुछ वहाँ मिल जाएगा।
बोलने से पहले शर्म नहीं है? चलो लिसन लिसन, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट कंपोजिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, ये सबसे सिंपल टॉपिक है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। आप रेड पेन से क्यों लिख रहे हो? मुझे लगा रेड पेन से हेडिंग डाल दो, ब्लू से लिख रहे हो। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड, इन अ गिवन कंपाउंड हेडिंग है ये, और ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड, इसमें दो चार बातें लिख लो। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स, ये तो पता ही होगा आपको, एलिमेंट से ही कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स एंड वेट परसेंट, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स एंड वेट परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, and weight percent of an element present in the given compound, and weight percent of an element present in the given compound is known as its percent composition, परसेंट कंपोजिशन। लिखने में जितना टिपिकल आपको लग रहा होगा, समझने में उतना ही ईजी है, वैसे तो लिखने में भी ईजी है, सुनो। एंड फॉर परसेंट कंपोजिशन, एंड फॉर परसेंट कंपोजिशन एंड फॉर परसेंट कंपोजिशन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज रिक्वायर्ड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। फॉर्मूला क्या बनेगा देख लो, परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड या मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100, या मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन लिखो, फॉर्मूला कॉपीड, और ये इजी है, बहुत इजी है ये। हाँ जी, बहुत इजी है ये। इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, इंटू 100, इंटू 100। क्वेश्चन लिखो, संडे 9 AM, क्लास टाइमिंग 9 AM, बी ऑन टाइम। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कैलकुलेट परसेंट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल लिखो, बड़े बड़े वर्ड्स मत लिखो, कैल्शियम सी है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कॉमा कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट, इन कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, इससे भी निकल सकता है, कभी कभार होगा वेट ऑफ एलिमेंट दे देगा, वेट ऑफ कंपाउंड दे देगा, दोनों से। अरे अच्छा आपने पढ़ा नहीं अभी तक, सॉरी। क्या बोला गया क्वेश्चन में? कैलकुलेट परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। सबसे पहले आप कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे? मोलर मास। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12,
ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है 3, सॉल्व करेंगे 100 आ गया। ठीक, बोलो ठीक है। आगे देखो, अरे आप लोग उतारने में लग जाते हो, देख लो ना। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कंपाउंड में कितना कैल्शियम है बता सकते हो आप लोग? 40 है ना, तो ऊपर रखोगे 40, न्यूमरेटर पे 40, डिनोमिनेटर में 100, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आ गया? 40% ही आ गया। इजी था। परसेंट ऑफ कार्बन, परसेंट ऑफ कार्बन, कार्बन का 12 रख दिया, नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया? 12% आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, अरे बोलो। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बताओ कितना होगा? 48 होगा ऑक्सीजन का। भाई एक ऑक्सीजन का 16 ना, वहाँ तो 3 है, 16 इंटू 3 दैट इज 48। तो 48 ऊपर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया? 48%। कोई डिफिकल्ट था ये? तारो फटाफट से। आ रहा है आपको समझ में भाई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इथेन C2H6। चलो करो, यह भी करना है, करो। सबसे इजी क्वेश्चन है। अगला टॉपिक आपका आएगा एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। देख लेते हैं। सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करोगे? बे बोलो, मैंने कहा मोलर मास कैलकुलेट करोगे पहले, ये नहीं करोगे? मोलर मास ऑफ C2H6 इज इक्वल टू 12 इंटू 2, 6 इंटू 1, 24 प्लस 6, 30 आ गया। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन, बताओ कितना कार्बन है? कितना, पहले बताओ कार्बन कितना है C2H6 के अंदर? 24। तो 24 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में 30 जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा था ये? 80% आ रहा है पक्का? 80%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, कितना आ रहा है? फिर 20 आएगा, जाहिर सी बात है। इधर तो आप दिमाग भी मत लगाना कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि C2H6 के अंदर 2 ही एलिमेंट है। एक एलिमेंट का आपने मेहनत करके निकाल लिया, दूसरा का 100 में से माइनस कर दो, दिखाने के लिए यहाँ पे लिख देना, माइंड में 100 से माइनस कर लेना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ये बड़े क्वेश्चन 2-2 नंबर में थोड़ी ना आते हैं, ज़्यादा 1 नंबर में आएगा तो छोटा सा तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, करिए। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, स्पेलिंग भूल गया। क्रिस्टलाइजेशन इन FeSO4
डॉट 7H2O। ये जो 7H2O है ना, इसे ही बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलो करो। आयरन का 56 होता है, आयरन का 56 होता है। फटाफट कीजिए, इजी क्वेश्चन है, कीजिए फटाफट से। मेरे भाई ये मैथमेटिक्स नहीं है, डॉट लगा दिया तो मल्टीप्लाई होगा, हिल फिगर। ये मल्टीप्लाई नहीं करना, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए दिस प्लस दिस प्लस दिस सॉरी प्लस दिस इसका मास प्लस सल्फर का मास प्लस ऑक्सीजन का मास प्लस वाटर का मास। मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई करोगे तो पाप लगेगा आपको, माता रानी पाप देगी। पहले मोलर मास निकालो, आयरन का 56 होता है। आयरन का क्या होता है मास? 56। मैंने ही बता दिया, करो फटाफट से, आज ही करना है क्वेश्चन, कल नहीं करना। मोलर मास ऑफ फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको। फेरस सल्फेट, ठीक है जी। आयरन आपका 56, सल्फर आपका 32, 16 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 18। वाटर का 18 होता है ना, और 7 वाटर मॉलिक्यूल है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आयरन का 56, सल्फर 32, ऑक्सीजन कितने नज़र आ रहे हैं? 4 ना, 16 इंटू 4 प्लस वाटर कितने नज़र आ रहे हैं? 7। एक वाटर का 18 होता है, 7 इंटू 18 कितना आया बताना? पक्का 172 आ रहा है? 180 हो गया। अब 182 नहीं हो रहा? चलो चेक कर लेते हैं भाई, आप लोग करवाओ ये कैलकुलेशन। टू 278 है, भरोसा कर लूँ? कर लूँ भरोसा? अरे भरोसा कर लूँ? परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कितना वेट है? 180। 180 डिवाइडेड बाय, सॉरी 180 नहीं, 126। 126 डिवाइडेड बाय 278 मल्टीप्लाई बाय 100। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इसका कंपाउंड लाइट ग्रीन कलर होता है। क्या बोल दिया? इसका कलर लाइट ग्रीन होता है। 46%। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ही वजह से इस कंपाउंड का कलर लाइट ग्रीन होता है। यह आपने 10th में करी होगी, हीट करा होगा। पहले वाइट कलर आ जाएगा, फिर आप फर्दर हीट करोगे, फर्दर हीट करने के बाद क्या होगा? FeSO4 कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 में, SO2 और SO3 प्रोड्यूस होता है। 45.32%। ठीक है ना? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोज़।